Everyone take out copy Malhotra. First of all, let me tell you there are statistics के अंदर बहुत सारा सब टॉपिक्स है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कौन कौन से सब टॉपिक्स है. Let me just clear this thing first. ये जो 28 ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स है, 28 ऑनवर्ड्स, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर है. और मुझे याद है कि यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक्स तुम लोग पहले भी किया हुआ है, राइट? किया हुआ है या नहीं? हाफ ईयरली में आई थिंक काफी लोग का ये आया था, इसमें से कुछ आया था ना शायद. नहीं, आज एनसीएस का आया था, एनसीएस और मार्टिक का लग रहा था. ये सब मार्टिक का नहीं आया. एनसीएस का. ओके, ठीक है. क्या स्टैटिस्टिक्स पे तुम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इजी पार्ट है और अभी हम लोग वही स्टार्ट करने वाले. ठीक है, जैसे कि तुम लोग को मुझे कराने वाला कौन कौन सा टॉपिक है मैं बता देता हूँ. जैसे कि कोरिलेशन, ये एकदम नया टॉपिक है तुम लोग के लिए. इंडेक्स नंबर, ये एकदम नया टॉपिक है. मूविंग एवरेज, तो ये 3 टॉपिक ही तुम लोग को मुझे कराना पड़ेगा. तो अभी क्लास है और शाम को भी एक क्लास है. ठीक है, तो ये दोनों क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स करेंगे और ये हो जाएगा. और बाकी जो टॉपिक है वो सब मीन मीडियन मोड, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब तुम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स में किया है ना. फिर नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं किया, बाकी सब किए. अभी क्लास 12 11 का इकोनॉमिक्स में था ना शायद. सर चैप्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन सिलेबस से हटा दिया. अच्छा, ठीक है. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले आज अभी स्टार्ट करने वाले कोरिलेशन. ओके, कोरिलेशन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. So first of all, what is correlation? So everyone note down. Correlation is a bivariate. Now what is the meaning of bivariate? Bivariate का मतलब हुआ यहाँ पे हम लोग को 2 डेटा दिया रहेगा और वो 2 डेटा के बीच का हम लोग रिलेशनशिप चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना बॉन्डिंग है. समझ में? एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि 2 डेटा के बीच में कितना बॉन्डिंग है. जैसे कि एक स्टूडेंट, अगर मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि अगर मैथ्स और अकाउंट्स का अगर हम मार्क्स देखें, तो अगर एक स्टूडेंट का एग्जाम में मैथ्स में अगर अच्छा मार्क्स होगा, सो इट इज वेरी मच नेचुरल इफ ही स्टडीज मैथ अकाउंटेंसी में भी अच्छा मार्क्स होगा ही. बट इट इज ऑलवेज सीन दैट कि अगर अकाउंटेंसी में अच्छा होगा तो जरूरी नहीं है कि वो मैथ्स में भी अच्छा होगा. बट इट इज ऑलवेज सीन दैट इफ किसी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो इट इज जनरलाइज दैट कि उसका अकाउंटेंसी भी अच्छा होगा, इकोनॉमिक्स भी अच्छा होगा. ठीक है, बट इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी अच्छा का मतलब जरूरी नहीं कि तुम्हारा मैथ्स भी अच्छा होगा. जैसे किसी का अगर फिजिक्स अच्छा होता है, जैसे लेट्स टेक मैथ्स एंड फिजिक्स, किसी का फिजिक्स अच्छा होता है तो नेचुरल सा बात है कि उसका मैथ्स में इंटरेस्ट है. समझ में आया तो बात? सो ये क्या है कि अगर 2 डेटा के बीच का जो बॉन्डिंग है, वो अगर हमको वो बॉन्डिंग, कितना बॉन्डिंग है, हाई बॉन्डिंग है, आई मीन हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, लो रिलेशनशिप है, माइल्ड रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है, कैसा है रिलेशनशिप, क्या कि कोई नो रिलेशनशिप है, अगर हमको ये निकालना है तो हम ये कौन सा चैप्टर को यूज करके निकालेंगे? कोरिलेशन. इसीलिए कोरिलेशन का नाम क्या है? इट्स अ बाइवेरिएट, बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएट होगा, 2 अलग अलग डेटा होगा. बट हाँ, अलग अलग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी रिलेटेड डेटा होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 डेटा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, मतलब जैसे कि मान लो हाइट एंड वेट. यस, हाइट एंड वेट क्या है? रिलेटेड डेटा है. जैसे कि अमाउंट ऑफ सेल ऑफ आई मीन अम्ब्रेला और सेल ऑफ आई मीन अम्ब्रेला एंड आई मीन रेनकोट्स, अगर देखा जाए तो किससे रिलेटेड है? अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अगर मान लो सेल ऑफ विंटर क्लोथ्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो किस पे डिपेंडेंट है? कितना ज्यादा विंटर प्रोलॉन्ग, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है, उसका कितना ज्यादा लॉन्ग मतलब है उस पर्टिकुलर सीजन में. तो हम लोग देख रहे हैं कि सेल ऑफ विंटर क्लोथ्स किस पे डिपेंडेंट है कि कितना ज्यादा उस समय उस पर्टिकुलर ईयर में कितना ज्यादा ठंड पड़ रहा है. ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है. समझ में आया तो बात? तब जैसे अगर हम मान लो एक वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए तो जिस दुकान में अगर देखा जाए तो पिज्जा का सेल है, उस दुकान में कोक का भी सेल है. अगर पिज्जा होगा तो कोक, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोक उस दुकान में ना हो. तो पिज्जा एंड कोक का क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है.
एक अगर बेस पिज्जा जाएगा तो कोक का एक बॉटल जाएगा ही हाफ लीटर. सो वी कैन से दिस वे. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पे, तो समझ में आता है हमारी बात? मतलब कुछ चीजों का ऐसा रिलेशनशिप, मतलब कुछ चीज ऐसे कि जो रिलेटेड होता है. अब हम ये नहीं बोल सकते कि जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका दिमाग भी बहुत अच्छा होगा. ये तो बेकार का बात है ना. क्या ये रिलेटेड डेटा है? नहीं. जिसका हाइट ज्यादा होगा वो खाना भी बहुत ज्यादा खाता होगा. क्या ये रिलेटेड डेटा है? नहीं. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब हम लोग जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो कैसा चैप्टर है? इट्स अ बाईवेरिएट, मतलब दो डेटा होगा बट रिलेटेड डेटा होगा. और वो दो रिलेटेड डेटा के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, बॉन्डिंग कैसा है? हाई बॉन्डिंग है, वो मैं बात बता रहा था. कैसा बॉन्डिंग है, अगर वो निकालना है तो हम ये चैप्टर का यूज करेंगे. अलॉन्ग विद दिस हम लोग ने देखा है कि बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जहां पे जो रिलेशनशिप होता है वो, मतलब अगर मान लो एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करता है. एक अगर मान लो फॉल करता है तो दूसरा भी वेरिएट जो है वो फॉल करेगा. मान लो एक्स और वाई दो वेरिएट है. अगर मान लो एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा. एक फॉल करेगा तो दूसरा भी फॉल करेगा. बट कुछ इस तरह का डेटा होता है जहां पे एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा. और एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा. कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट्स? सॉरी, वेरिएट, एनीवन? यस. तो विंटर बढ़ेगा तो आइसक्रीम का डिमांड कम होगा. वेरी गुड. अगर मान लो विंटर का मतलब जितना ज्यादा ठंड बढ़ेगा उतने ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम का डिमांड क्या होगा, घटेगा. दोनों क्या है, ऑपोजिट एक दूसरे से. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. बट ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का रिफ्लेक्शन जो, मतलब कोई भी चीज को आईक्यू लेवल अगर है वो देखा जाए तो घटेगा. एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट घटेगा कि नहीं, मतलब कोई भी चीज को स्पॉन्टेनियस काम करने का, सोचने का जो वो क्षमता है वो क्या होगा, घटते जाएगा. जो बच्चों लोगों में ज्यादा होता है वो जितने ज्यादा एज बढ़ता है, एज तक होता है बट एक एज के बाद वो क्या होता है, घटते जाता है. सो इस तरह से हम बोल सकते हैं. मतलब देर आर, और इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करवाना है, कुछ काम करवाना है, तो वहां पे जितने ज्यादा लेबर्स आई मीन वर्कर्स लगाएंगे उतने ज्यादा वो जो ड्यूरेशन है वो काम को खत्म करवाने का वो क्या है, घटते जाएगा. समझ में आया तो बात? सो वी आर फाइंडिंग दैट इस तरह का डेटा को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है इनवर्स रिलेशनशिप है. जैसे बहुत सारे जो चीज होता है वो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड होता है. इनवर्स रिलेटेड मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा. कुछ तरह का इस तरह का डाटा होता है जहां पे एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. जैसे कि मान लो जितना ज्यादा पेन खरीदेंगे उतना ज्यादा मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा. वेरी सिंपल. अलग बात है कि हम जितना ज्यादा खरीदेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, बट अमाउंट तो पे ज्यादा करना पड़ेगा ना विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन. समझ में आया तो बात? तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुत तरह का डेटा होता है जहां पे रिलेशनशिप जो है, ठीक है, रिलेटेड डेटा है. ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब आप कुछ भी ले लिए, अमाउंट ऑफ विंटर और हाइट, विंटर में हाइट बढ़ जाता है, ये तो क्या बकवास है. ये हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ही नहीं हो सकता है. तो दो रिलेटेड डेटा के बीच का रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट मतलब दे गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. और एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव. तो ये हो गया तुम्हारा इनवर्स, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. अब यहाँ पे जो कोरिलेशन, हम क्या बोल रहे हैं, कोरिलेशन क्या होता है? इट्स अ बाइवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. दो डेटा के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है वो मेजर करने के लिए हम लोग कोरिलेशन यूज करते हैं. तो कोरिलेशन का जो वैल्यू आएगा, कोरिलेशन वैल्यू, लेट्स सी कोरिलेशन, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. वो जो वैल्यू आएगा, अब वो वैल्यू क्या क्या हो सकता है. कोरिलेशन वैल्यू सबसे पहले जानना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है. समझ में? अगर 1 हो, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. इतने ज्यादा चीजों का जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ बिकॉज विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम लोग क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आए. एटलीस्ट मीन का मतलब तो पता है ना क्या होता है, मीडियन मतलब पता है क्या होता है. इन कोरिलेशन क्योंकि एक नया टॉपिक है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट जानना बनता है, because without that you won't be able to understand like for what you are doing calculation for. I mean समझ में नहीं आएगा. तो जो हम लोग कोरिलेशन चैप्टर में कोरिलेशन वैल्यू कोएफिशिएंट निकालने वाले हैं, कोरिलेशन वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, डिग्री जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, ये वैल्यू हमेशा -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट -1 और 1 के बीच में होगा इसका वैल्यू. 1 -1 पॉसिबल है या उसके बीच का कोई वैल्यू ना. जैसे 1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, एक 1 है तो दूसरा 2, एक 2 है तो दूसरा 4, एक 3 है तो तीसरा 6. इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. एक बढ़ रहा है तो सेम
यानी उसी हिसाब से दूसरी रेट से दूसरा भी बढ़ रहा है, बट ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रैक्टिकली बहुत कम केसेस में पॉसिबल होता है। ठीक है, अलग बात है रिलेटेड डेटा, बट बहुत प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। एकदम आइडियल सिचुएशन देखो, प्रैक्टिकल केस में आइडियल सिचुएशन होता नहीं, कहीं ना कहीं उसमें होता ही है इधर ना उधर, आई मीन कंडीशंस। समझ में तो बात? सो दैट्स व्हाई वी फाइंड दैट इट इज नॉट पॉसिबल, बट यस theoretically we can say that one means perfect, I mean under ideal condition, let's take, which is not practically possible, कि one means perfect positive and minus one is perfect negative, मतलब एक बढ़ रहा है उसी हिसाब से दूसरा घटे। समझ में तो बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया परफेक्ट। उसके बाद जो होता है उसके बीच में कोई भी वैल्यूज होगा, तो अगर 0.9 और समथिंग उससे ग्रेटर होगा तो हाई रिलेशनशिप में उसका तुमको चार्ट भी बोल दूंगा कि कहां पे बुक पे तुम लोग एक बार देख। हाँ, जीरो के बारे में एक बार मैं बता दूं, जीरो का मतलब नो रिलेशनशिप, मतलब वो दोनों डेटा जो है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं। समझ में? अब देखो, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये निकालने का बहुत सारा मेथड्स है, देयर आर सेवरल मेथड्स and they are scattered diagram method. This is one method. One method is Karl Pearson's method, and the third one is Spearman formula, Spearman rank correlation. ठीक है, तीन मेथड है का। ये स्कैटर डायग्राम को कैंसिल कर दो। हम लोग आज कौन से पढ़ने वाले हैं? दो चीज, कार्ल पियर्सन, दूसरा स्पीयर्समैन, मतलब रैंक मेथड और एक कार्ल पियर्सन मेथड। चलिए, ये दो हमारे हम लोग के सिलेबस में है, तो वो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस कार्ल पियर्सन। अब देखो एक बार सब कोई, ये अब मैं बोर्ड पे लिखवाता नहीं हूँ, ये तुम्हारा सारा फॉर्मूला ऑलरेडी तुम अगर देखोगे तो ये बुक का एक खास बात क्या है, स्टैटिस्टिक्स में जो भी चैप्टर से इंडेक्स नंबर भी स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारा टॉपिक्स है, कोरिलेशन, उसका मीन, मीडियन मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत कुछ है, इंडेक्स नंबर, मूविंग एवरेज, सब स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन है। तो याद रखना, ये बुक का खास बात क्या है कि तुमको फॉर्मूला के लिए अलग से सोचना नहीं है। देखो फॉर्मूला के लिए एकदम लास्ट चैप्टर समरी में अगर देखो तो सारा फॉर्मूला बढ़िया से दिया हुआ है। सो आई वांट एवरीवन टू टेक आउट पेज चैप्टर 29 पेज 26। आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर, ठीक है, क्या है क्या नहीं। और पता है मैं बता रहा हूँ सारे चैप्टर पे अगर मैं तुमको इस तरह से समझा दूं ना, और मैं अगर बोल दूं एग्जांपल्स का ये कर लो, तो एग्जांपल में क्या है, फॉर्मूला है और उस हिसाब से कॉलम्स बनाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली यही तो होता है ना, कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से कॉलम्स बनाते हैं, और उसमें समझने का कुछ होता नहीं। अगर तुमको चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो एवरीवन टेक आउट चैप्टर 29 का पेज 26। ओके, निकाला सब कुछ, फटाफट निकालो। Everyone note down. So we find that we have got in Karl Pearson's, Karl लिखा हुआ है यहाँ पे, Karl Pearson's coefficient of correlation। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं सारा फॉर्मूला को समझा दूं, एक बार ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला दिख रहा है ना स्क्रीन पे सबको को? यस सर। हाँ, क्लैरिटी है स्क्रीन पे? देखो तो एक बार कि स्क्रीन शेयरिंग करूं, दिख रहा है? ओके, देखो देयर आर बेसिकली 3 फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला का यूज को समझना एक बार। देखो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स में ये जो टर्म होता है डेविएशन, डेविएशन इज अ टर्म which is replaced by difference in statistics। डेविएशन मतलब समझ जाना, डिफरेंस बोला, जहां जहां बोलेगा फाइंड द डेविएशन मतलब फाइंड द डिफरेंस। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? कहीं भी डेविएशन होगा मतलब डिफरेंस। अब देखो यहाँ फॉर्मूला में अगर तुम ध्यान से देखो तो फॉर्मूला में सिग्मा, क्या चीज का सिग्मा है बताओ तो? dx इंटू डी का सिग्मा है। ये dx और dy क्या है? तुमको पता है कि वी आर डूइंग अ बाइवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। बाइवेरिएट, तुम एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे दो डेटा x और y, हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, आई मीन नॉट इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, एज एंड इंटेलिजेंस, ऐसे करके बहुत कुछ हो सकता है, और बोलेगा कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x जो डेटा है इस डेटा का हमको मीन निकालना पड़ेगा। देखो मीन का मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन बोलते हैं। इसमें एवरेज, मीन में अब बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज हो जाते हैं, बट मीन का जनरल जो एकदम सिंपल अगर मीनिंग सुने तो मीन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? तुमको अगर तुम्हारे मार्क्स का एवरेज निकालना है कि 5 मार्क्स का 3 एग्जाम है, एक एग्जाम में 4 मार्क्स, दूसरे एग्जाम में 3 और तीसरे एग्जाम में 2 लाया, तो तुम्हारा एवरेज कितना होगा? तीनों एग्जाम का मार्क्स को ऐड करके और 3 से डिवाइड करके। सेम वे अगर यहाँ पे 10 डेटा है तो इसका तुम मीन ही निकाल सकते हो।
और मीन को क्या बोलते हैं x बार, y के मीन को y बार। ऑलराइट, अब देखो वहां पे फॉर्मूला में देखो dx लिखा हुआ है। व्हाट इज dx? dx मींस डेविएशन ऑफ डेटा वेरिएंट x, मतलब वेरिएंट x जो है उसका डेविएशन फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव मीन। सो रेस्पेक्टिव मीन ऑफ डेटा इज डिनोटेड विद x बार। ऑलराइट एवरीवन, तो ये हो गया तुम्हारा dx। इसको कॉपी मत करो, मैं सिर्फ समझा देता हूँ फॉर्मूला का कैसे तुम लोग यूज करके कैलकुलेशन करोगे, और हम लोग उसके बाद स्क्रीनशॉट ऑप्शन यूज करेंगे। उसके बाद एक है dy। dy क्या है? वो y जो डेटा है उसका डेविएशन उसके मीन से। हो गया, ये तो निकाल दिया। क्यों जरूरत है इसका? बिकॉज हमको चाहिए था सिग्मा, क्या जिसका चाहिए था? समेशन dx और dy का प्रोडक्ट का समेशन चाहिए था। इसका मतलब मुझे एक और कॉलम बनाना है dx और dy का प्रोडक्ट का। तो ये दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यानी वैल्यूज का वेरिएंट का, और ये कॉलम बना दें। समझ में आया? तो देखो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली क्या है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को कॉलम्स बनाना है। कितने कॉलम्स होगा डिपेंड करता है कि फॉर्मूला में क्या क्या चीज। अब देखो इसमें एक और चीज है, देखो ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर में सब कुछ क्या बताओ तो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा क्या चीज का बताओ तो? डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर का डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ तो दो डेटा है, एक हम लोग डेविएशन का स्क्वायर करेंगे एक्स डेटा का, और एक हम लोग स्क्वायर करेंगे वाई डेटा का डेविएशन। समझ में आया तो? अब डेविएशन करके निकाल, आई मीन स्क्वायर करके, मतलब जो वैल्यूज आएगा उसका स्क्वायर निकल के, और इसका भी समेशन निकालोगे। ऑलराइट, एंड बाकी काम तो तुमको कैलकुलेटर ही करके देगा, तो इसमें कोई झमेला है नहीं। समझ में? लेकिन आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो वहां पे x बार देखो लिखा हुआ फॉर्मूला में, दैट इज एक्चुअल मीन नॉट अज्यूम मीन। ऑलराइट, तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला का यूज। अब देखो सेकंड फॉर्मूला। नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड फॉर्मूला हम लोग, यस सर आपने डी स्क्वायर एक्स लिखा है, बुक में डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे एक ही चीज dx स्क्वायर नहीं हो, ऐसे ही मतलब लिखा था, मतलब जिस तरीके से लिखा तुमको लग रहा है डी स्क्वायर एक्स है, हम जो बोल रहे हैं वो सुन, वो दैट इज दिस जो मैंने बोला। ठीक है, मतलब डेविएशन का स्क्वायर, क्लियर? नॉट एक्स का स्क्वायर का डेविएशन, नॉट दैट। ना सुनना एक बार, उसके बाद तो पूरा का पूरा काम तुमको कैलकुलेट करके दे दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग r से डिनोट करते हैं। जो कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, मतलब ये सारे फॉर्मूला से, इसको हम r से डिनोट करते हैं। यहाँ लोग RHO, ये रो RHO रो, ये p नहीं है, रो का सिंबल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं लिखा होगा r रो द वैल्यू, आई मीन ये दिया हुआ है, तो समझ जाना है क्या है बताओ तो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि x बार मतलब मीन जो है वो डेसिमल में आ जाता है। अब तुम खुद दिमाग सोचो, कैलकुलेटर ये तुम लोग बस क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम ये डेविएशन का जो हम लोग जो डिफरेंस निकालेंगे, सपोज मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, 3 माइनस 2 पॉइंट, मान लो ये 2.7 है, 3 माइनस 2.7, फिर 0 पॉइंट हम लोग 3 लिख देंगे, 4 माइनस 2.7। तुम सोचो यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाएंगे डेसिमल में। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो जाएगा कि वो मतलब डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है उसमें तुम लोग गड़बड़ कर दो, तो ये डिफिकल्टी है, हो रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला को यूज करना प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? अगर x बार डेसिमल में आ गया तो अगर x बार और y बार डेसिमल में आ गया, या दोनों ही दोनों डेसिमल में आ गया, तो तब तो करना ही पड़ेगा हमको दूसरा। लेकिन दोनों में से कोई एक भी अगर डेसिमल में आ गया, प्लीज skip this method and see the second formula. See the second formula. Second formula is used if the value of x bar and y bar is in decimal. Clear? Please write down everyone. The second formula is used, not the first, if x bar and y bar which you have calculated is in decimal. Agar decimal mein, don't use first formula because the complexity will increase. Answer will be same. That is all. I mean your choice. If you use first formula, ऐसा नहीं कि उससे answer wrong आ जाएगा. But it is better to use the second formula. Is this clear or not? जिसने ये जो कार्ल पियर्सन है उसने भी यही किया था, डेसिमल में आया तो इसी फॉर्मूला को यूज करके इसने एक नया फॉर्मूला बनाया। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में बहुत सिंपल है, देखो तुमको कितने सारे कॉलम चाहिए, एक कॉलम चाहिए जहां पे तुमको x तो है, y तो है, एक कॉलम चाहिए जहां पे तुमको x और y का प्रोडक्ट चाहिए, एक कॉलम चाहिए जहां पे तुमको x का स्क्वायर चाहिए, एक कॉलम बनाना है जहां पे तुमको y का स्क्वायर चाहिए। बस ये सारे वैल्यूज निकाल के और जहां जहां जो है वो पुट कर, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस।
कोई बता सकता है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों क्या दोनों सेम चीज है या अलग अलग चीज है? सर अलग है। अलग अलग है सर। ये क्या है? y का स्क्वायर का समेशन, और ये क्या है? सिग्मा y, मतलब y का समेशन का जो रिजल्ट आएगा उसका होल स्क्वायर। तो कहीं कहीं इसमें बुक्स में लिखा रहता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ओके एवरीवन। सो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। लेकिन बहुत समय क्या होता है कि ये अगर मान लो वैल्यूज 349 है, 427 है, 729 है, तुम खुद सोचो ये सारे इतने बड़े बड़े वैल्यूज का अगर स्क्वायर करें तो आंसर कितने डिजिट्स में आएगा? 6 डिजिट तो कम से कम आएगा ही, 6-7 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मेथड जो सेकंड फॉर्मूला है इसको अवॉइड करेंगे। क्या हम यूज करेंगे तो आंसर गलत आएगा? बिल्कुल गलत नहीं आएगा। लेकिन हम लोग को ये फॉर्मूलाज क्यों दिया गया है? अपना कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। तो फिर हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? ये देखो, इसको याद करना तुमको अलग सा याद करने का जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला एकदम सेम है, लगभग सेम है। पता है क्या है किया गया? इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या किया गया? जो x को क्या चीज से रिप्लेस किया गया, कोई बता सकता है? u से। और y को क्या चीज से रिप्लेस किया गया? v से। अब u और v क्या है बताओ तो? u is the deviation of variant from its assumed mean। देखो there is a difference, actual mean and assumed mean। समझ में? assumed mean में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये जो डेटा होता है उसका जो मिड वैल्यू है वो ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वैल्यू बहुत छोटा होता है। समझना है तो बात? इससे क्या होता है, हमारा सम का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर बोलो। सर हम लोग सेकंड फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते, एक बार फिर से बोलिए ना। सेकंड फॉर्मूला हम लोग डेफिनेटली, देखो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला कहीं भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत कहीं किसी में नहीं है। बट हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई तब करेंगे जब x बार y बार डेसिमल में नहीं होगा। तो होगा तो भी कर सकते हैं, बट करोगे तो मार्क्स कैंसिल काटा जाएगा तुम्हारे स्कूल में, बिकॉज तुमको यही तो समझने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आंसर सेम आएगा, आंसर सबका सेम आएगा तुम अगर कोई भी मेथड अप्लाई करो। समझ में आया तो बात? लेकिन मार्क्स जरूर काटना चाहिए, बिकॉज तुमको इसीलिए तो 3 फॉर्मूला दिया है, ये समझाने के लिए कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज किया करना है। बिकॉज अगर डेसिमल में आ गया x बार y बार तो डोंट यूज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग जब x बार y बार डेसिमल में है तो सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब x बार y बार डेसिमल में भी है और वेरिएंट बहुत बड़ा है, मतलब 2 2 3 3। अब देखो बड़ा का तो डेफिनेशन कुछ होता नहीं है ना। मेरे लिए हो सकता है कि 100 रुपये भी बहुत ज्यादा हो और किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत कम। सो डेफिनेशन बड़ा का, लार्ज का और कम का कोई डेफिनेशन नहीं होता। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। तुमको लगे कि ये वैल्यू बहुत बड़ा है और कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग तीसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर x बार y बार डेसिमल में है तो भी। तो आई होप इट इज क्लियर। एंड u और v का मतलब तुमने समझ जाना। u का मतलब है वेरिएंट का अज्यूमिंग से। अज्यूमिंग मतलब बीच में कोई भी वैल्यू जो डिफरेंसेस कोई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला नंबर, यानी जो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला है। अब देखो रैंक तुम लोगों ने किया है क्या? रैंक पर रैंक का मेथड इकोनॉमिक्स में किया है। किया कोरिलेशन रैंक। हाँ हाँ तो मैं एक बार अब मार्क करा देता हूँ। देखो यहाँ पे रैंक में 2 फॉर्मूला है बेसिकली। रैंक में 2 फॉर्मूला है बेसिकली। एक है जब तुम्हारा रैंक ना जो मतलब 2 डेटा का सब डेटा का अलग अलग, मतलब जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास में 10 स्टूडेंट है और सबका मार्क्स अलग अलग है, सबका मार्क्स अलग अलग आया तो रैंक अलग अलग होगा। लेकिन बहुत सारे समय क्या होता है, टाई हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइड रैंक यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, देखो ध्यान से अपने बुक में 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला जो पहला वाला फॉर्मूला है ये कब यूज करेंगे हम लोग? जब कोई भी टाइड रैंक नहीं होगा तो। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब रैंक टाइड होगा तो, मतलब 2 मार्क्स एक ही बच्चे को मिलेगा, सॉरी 2 सेम मार्क्स 2 अलग अलग स्टूडेंट्स को मिला है। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट को 98 मिला है और दूसरे को भी 98 मिला है। इस केस में टाइड रैंक का कंसेप्ट को यूज करना है। आई थिंक सब कोई ने इकोनॉमिक्स में यूज आई मीन किया है ये चीज। यस ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मार्क कर देता हूँ जो जो तुम लोग को यहाँ से करना है। प्लीज एवरीवन नोट डाउन। सर यहाँ ये गलत नहीं है सर, ये एवरीवन नोट डाउन, देयर इज अ करेक्शन हियर इन दिस फॉर्मूला। ये जो 1 माइनस है ना, ये पूरा होल न्यूमरेटर में है। ये 1 माइनस और उसके बाद बाकी चीज फ्रैक्शन पार्ट में, जैसे ये वाला है देखो 1 माइनस, ठीक है। चेक कर लेना, वो जब तुम लोग एग्जांपल्स करोगे ना तो वहां पे करेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट है ये ना। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ जो जो यहाँ से सम्स करना है। मैं चाहता हूँ सबको एक बार करो, तब जाके क्या होगा पता चलेगा। अच्छा एक और चीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब
वैल्यू से कैसे तुम लोग बता पाओगे कि वो वैल्यू से कि वो रैंक दोनों के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हाई है, मॉडरेट है, वीक है, माइल्ड है, क्या है वो देखो, ये टेबल है ना इंटरप्रिटेशन में, ये टेबल से पता कर पाओ, ठीक है। सो इट इज आई मीन 29.08 चैप्टर 29 का 5 ये वाला पेज, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट तुम लोग कौन कौन सा सम्स करना है मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो ऐसे एग्जांपल या एक्सरसाइज जो भी होगा वो सब लोग लिखो। So the questions which you are to do. So पहले मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, एग्जांपल का 2, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल्स। ज्यादातर मैं एग्जांपल्स इसीलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग को थोड़ा हेल्प मिलेगा, मतलब तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हेल्प का मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 29A का क्वेश्चन जो करना है वो नंबर 5, 7, 10, 11, 14, 16 and 17। डॉन बॉस्को तुम लोग स्कूल्स के लिए जैसे 16, 17 ये सब जो बिना टेबल वाला सब से ये सब एकदम अच्छे से करना है, सब एग्जाम में आने का 10, 11 मतलब मैं एक बार जितना लिख दिया ना ये सब करूँगा। सबसे बेस्ट है टिक मार्क नहीं करके कॉपी में लिख लो, इससे क्या होगा इजीली तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 12 ये हो गया कैलकुलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 12 में एग्जांपल 12 उसके बाद ये 3 जजेस वाला 13, 14 तो बढ़िया से कम कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज से नंबर 1 and 4, 1, 4 and 5। एक्सरसाइज 29B का 1, 4 and 5, जहां पे 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 ठीक है। तो अगर तुमको समझ में आ गया तो देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल से फायदा क्या होगा तुम लोग कि तुम लोग को वहाँ ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ है, तुम लोग हर सम को मतलब फटाफट टेबल बना करके और तुम लोग लिख के कैलकुलेशन फटाफट कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में। तो इससे क्या होगा जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर एग्जाम्पल एक्सरसाइज में बहुत ही कम समझ, यहाँ ज्यादा है यहाँ तो 3 ही है। मतलब पहले हाँ, तो इससे क्या होगा पहले एग्जाम्पल्स करना फिर एक्सरसाइज, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम जैसे मैंने बोला बस वैसे करो, खत्म, ओके। जस्ट लिसन हियर। देखो सबसे पहला चीज आर का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। समझो एक बार सिग्मा एक्स वाई, अब तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि ये सिग्मा एक्स वाई क्या है। तुम लोगों को तो लग रहा होगा ना एक्स वाई का मतलब वो जो एक्स और वाई का जो सेकंड फॉर्मूला जो मैंने समझाया था कैलकुलेशंस का वो है, नहीं। बट एक बार पूरा पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर डेविएशंस
फ्रॉम अरिथमेटिक एवरेज। मतलब पता है ये x और y क्या है? ये x है dx और y क्या है बताओ तो? dy है और कुछ नहीं। और एक और चीज मैं बता दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल है, ये जो सिंबल है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है ये? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो इस सम में हम लोग को और भी कुछ फॉर्मूलाज का जरूरत है, पर मैं वो लिखवा रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला का जरूरत है, क्या होता है ध्यान, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, एक फॉर्मूला होता है ये। दूसरा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा x बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर सिंपल डेटा। सिंपल डेटा मतलब जहां पे कोई तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये दो फॉर्मूला है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, एक ही बात है, यही तो चीज है ना, बाय n। अब तुम लोग सबको क्वेश्चन नंबर 2 करना, तो एग्जांपल 2। ठीक है, और यहाँ पे x का, अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग लिखा है x का मतलब, इसीलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे बहुत लोग सोच रहा होगा कि जो फॉर्मूला है ना, आई मीन कैलकुलस में जो सेकंड फॉर्मूला जो मैंने बोला था सिग्मा एक्स वाई माइनस, ये जो फॉर्मूला, ये x और y ये नहीं है, x का मतलब लिखा हुआ है वो डेविएशन है। स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग आई मीन सिंबल्स को यूज किया जा सकता है अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड लेवल को h से भी डिनोट किया जा सकता है, i से भी डिनोट किया जा सकता है, तो इसलिए तुमको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। So everyone note down. See the value of find the number of items n become. The value of r is given to which is 0.5. dx into dy का दिया हुआ है हम लोग को प्रोडक्ट का समेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है 8, सिग्मा d स्क्वायर x दिया हुआ है। क्यों हम लोग अपने आप को कंफ्यूजन में रखेंगे, तो वैसे ही देखते हैं क्या लिखा है। अब ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट r equals to sigma dx into dy by square root of summation d square x into summation of d square y. All right, what is the value of r? 0.5. what is sigma dx into dy? 120. what is sigma d square x? 90. what is d square y? नहीं पता है, आई मीन यहाँ पे ऐसे ये छोड़ दो, इसको कैलकुलेट करके हम लोग d square x y निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/100 into 90/120 into 120 equals to d square y। चेक कर लो इतना है, चेक कर लो। ठीक है, 0.5 मतलब हो गया तुम्हारा 5/10, 5/10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया रूट हटाने के लिए, तो 25/100 आ गया। 120 का होल स्क्वायर नीचे आ गया, 90 न्यूमरेटर में चला गया, इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो फिर सिग्मा डी स्क्वायर वाई क्या आएगा बता सकते हो? कोई रिड्यूस फॉर्म में हेल्प नहीं, ये क्या है इसका समेशन 4 सो आंसर कितना है 640, राइट। ये आगे अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे? देखो वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y which is 8 is square root of sigma d square y by n। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है 8, ये हम लोग ने निकाल लिया 640, बस इसको कैलकुलेट करके इससे n निकल जाएगा। n कितना हो गया 10, ठीक है ना? Is this clear? Yes, sir. ओके, मैंने भी दिया था ना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो x का दिया था, अब तुम y डेटा के लिए y रिप्लेस कर दो, दैट्स ओके। अरे डू द नेक्स्ट सम,
जल्दी करो, बाकी सब बहुत आसान है, जल्दी से करो।